हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। मैं जितेंद्र सैनी, आपका बायोलॉजी टीचर। क्लास 11 की बायोलॉजी पढ़ रहे थे और स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया था। आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्राणी जगत, यानी कि किंगडम एनिमल। किंगडम एनिमल, प्राणी जगत की हम बात करेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दी गई पंच जगत प्रणाली को बात कर रहे थे। पहले हमने मोनेरा की बात की, प्रोटिस्टा की बात की, फंजाई की बात की, प्लांटी की बात की, और आज हम किसकी बात करेंगे? एनिमेलिया जगत, एनिमल जगत की बात करेंगे। किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, प्राणी जगत एनिमेलिया। अब प्राणी जगत आप सभी को पता है कि हम अपने दैनिक जीवन के अंदर चारों तरफ अनेक प्रकार के प्राणियों को देखते हैं। पशुओं को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, सभी प्रकार के प्राणियों को, छोटे बड़े, उड़ने वाले, रेंगने वाले, तैरने वाले, अलग अलग प्रकार के प्राणियों को देखते हैं। तो प्राणी जगत के अंतर्गत हमने को पता है कि इनका शारीरिक संरचना अलग अलग प्रकार की होती है। हमें एक बात पता होनी चाहिए कि अगर किसी एक सजीव की, मान लीजिए एक कोशिका है, अगर बहुत प्रकार के एक ही कोशिका के अंदर सभी प्रकार के कार्य हो रहे हैं तो वो क्या आता है? एक कोशिकीय जीव है। या हम कह सकते हैं कि 2 या 3 प्रकार की कोशिकाएं ही मिल रही है, अपना काम अलग अलग प्रकार से विभाजित कर रही है। इसे हम बोल सकते हैं कोशिकीय स्तर। क्या कहते हैं? कोशिकीय स्तर का जीव, यानी कि वो जीव जिसके अंदर कोशिका एक है या 2-3 है, 2 या 2 से अधिक कोशिका है, लेकिन कोशिका ही कार्य कर रही है, अपने कार्य को विभक्त कर रही है, कोशिका ही ग्रुप नहीं बना रही है। इस प्रकार की संरचना है, तो इसे हम बोलते हैं कोशिकीय स्तर का। अगर बहुत प्रकार की कोशिकाएं मिलकर अनेक प्रकार का एक समूह बना ले और समूह मिलकर अलग अलग प्रकार के संरचनात्मक के रूप में कार्यों को विभिन्नता प्रदान करें। कैसे कि मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाएं आप साथ में मिल गई और वो कोशिकाएं अपने ग्रुप में डिवाइड होकर अलग अलग प्रकार का कार्य को करती है, तो उसे हम बोलते हैं उत्तक। क्या बोलते हैं? उत्तक। उत्तक बनाती है। अब अनेक प्रकार के उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र। मुख्य प्रकार के अनेक प्रकार के उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? एक बहुत प्रकार के उत्तक बन जाएगा, तो एक कोई अंग बन जाएगा, कोई भी एक ऑर्गन बन जाएगा। नॉर्मल से समझने की कोशिश कीजिए। अगर अनेक प्रकार के अंग मिल जाएंगे तो वो क्या बनेगा? एक प्रकार का कोई सिस्टम बन जाएगा, तंत्र। और अब अनेक प्रकार के जब सिस्टम आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? बॉडी बन जाएगी, शरीर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि एक कोशिका का वाला जीव भी वो जीवित रह रहा है, उसके अंदर भी कोशिकीय स्तर में क्या हो रही है? सभी प्रकार की क्रियाएं हो रही है। शारीरिक क्रियाएं, सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं, सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाएं, वो सभी एक कोशिका के अंदर ही हो रही है। कोशिकाएं जब समूह बना रही है तो उत्तक बन रहा है, तो उत्तक प्रकार का या उत्तक कोटि का शरीर है। जब उत्तक वाला का अंग बना रहा है तो अंग कोटि का शरीर है। अंग तंत्र बना रहा है तो अंग तंत्र प्रकार का शरीर हो गया। इस प्रकार का जैसे जैसे शारीरिक संरचना का विकास होता है, जैसे जैसे शारीरिक संरचना का विकास, वैसे वैसे जीवों के अंदर विविधता है। ये तो हमने क्या समझा अभी तक? हमने यही समझने का प्रयास किया है कि मुख्य प्रकार के जो भी जीव होते हैं उनके अंदर किस प्रकार का शारीरिक संगठन हो सकता है, किस प्रकार की स्थितियां हो सकती है, और किन किन प्रकार के जीव अपने को प्राप्त हो सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार के शरीरों का निर्माण होता है, किस प्रकार की क्रियाएं होती है, उनके बारे में अभी जानते हैं। अब आगे हम बात करेंगे तो स्तर में बात करेंगे तो कुछ अनेक प्रकार के प्रारूप होते हैं। जैसे हमने अभी बात की है कोशिकीय स्तर की। किन की बात की है? कोशिकीय स्तर की। और किसकी बात की? हमने उत्तक स्तर की। और हमने किसकी बात की है? अंग स्तर की और तंत्र स्तर की। ठीक है, सभी प्रकार के जीवों में इस प्रकार का स्तर पाया जाता है और अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग प्रकार के प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अपने को यह पता होना चाहिए
कि किन किन प्रकार के जीवों में किन किन प्रकार का संरचनात्मक संगठन पाया जाता है उनमें रक्त प्रवाह के आधार पर। तो रक्त प्रवाह के आधार पर दो प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, एक तो खुला परिसंचरण और एक होता है बंद प्रकार का परिसंचरण। एक खुला परिसंचरण और एक होता है बंद प्रकार का परिसंचरण। अब खुला और बंद किस प्रकार है तो देखिएगा कि जिससे इस पर खुले प्रकार में रक्त का जो प्रवाह होता है वो बहाव या प्रवाह होता है वो हृदय के से सीधे बाहर भेजा जाता है। इसका मतलब होता है हृदय से सीधा बाहर भेजा जाता है। किसको? रक्त को। किसको? रक्त को हृदय से सीधा बाहर भेजा जाता है। यानी कि मुख्य रूप से जो कोशिका उत्तक होते हैं वो इस सब के अंदर डूबे रहते हैं, यानी कि जो सेल्स, जो टिश्यूज, ये सब क्या होते हैं इस रक्त के अंदर डूबे रहते हैं। अब मैं बंद प्रकार की बात करूं तो इसमें जो रक्त का प्रवाह होता है वो डायरेक्ट सीधा नहीं भेजा जाता, वो नलिकाकार संरचना में भेजा जाता है। रक्त का संचार जो होता है वो हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की नलिकाओं में होता है या वाहिकाओं द्वारा होता है। रक्त का प्रवाह हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं द्वारा होता है। भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं द्वारा होता है। अब वो वाहिकाएं क्या हो सकती है कि वो वाहिकाएं हो सकती है धमनी, वो वाहिकाएं हो सकती है शिराएं। इस प्रकार बंद और खुले रक्त परिसंचरण तंत्र के आधार पर हमने पादपों को जंतुओं को डिस्क्राइब किया। अब इसको समझने के बाद अपने को एक टॉपिक और अपने सामने आता है कि सममिति, कि भी प्राणियों के अंदर जो प्राणी पाए जाते हैं उनमें सममिति पाई जाती है। तो सममिति के आधार पर भी प्राणी कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो सममिति के आधार पर देखते हैं। अपने सामने अगला टॉपिक आया है सममिति। सममिति सिमेट्री जिसे बोलते हैं। प्राणी को सममिति के आधार पर श्रेणीबद्ध करें तो सबसे पहले बात करते हैं, पहले प्राणी होता है असममिति। असममिति असममिति का मतलब क्या है? असममिति का मतलब है कि किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा, किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा उस जीव को दो समान भागों में विभाजित नहीं करती। दो समान भागों में विभाजित नहीं करती। दो समान भागों में विभाजित नहीं करती, यानी कि ऐसे जीव जिनके शरीर की किसी भी केंद्रीय अक्ष से रेखा गुजार ले या रेखा से उसको डिवाइड करें तो वो उसको समान, उसके शरीर को हम दो भागों में डिवाइड कर ही नहीं पाती है। उस प्रकार की सममिति बोलते हैं। ऐसे जीव क्या असममित युक्त है। दूसरे की बात की जाए तो दूसरे होते हैं अरीय सममित प्रकार के। क्या होते हैं? अरीय सममित। आर्य सममिति क्या होती है? आर्य सममिति का मतलब है कि ऐसे जीव, यानी कि आर्य सममिति मतलब जब किसी केंद्रीय अक्ष से गुजारने पर उसको दो समरूप भागों में विभाजित करते हैं। जब किसी भी पादप को केंद्रीय अक्ष से रेखा गुजारेंगे, दो समरूप भागों में विभाजित करेगी। दो समरूप भाग होंगे, यानी कि वो उसके बॉडी के समरूप भाग के अंदर डिवाइड करेगी। उसे बोलते हैं ऐसे पादप क्या होते हैं? मुख्य प्रकार के अरीय सममित होते हैं। एग्जाम्पल अपने को पता होना चाहिए, सिलेंट्रेट है, टिनोफोर्स है, आदि इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तीसरी बात करूं तो तीसरी होती है अपने द्विपार्श्व सममिति। क्या होती है? द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति के अंतर्गत क्या आएंगे कि इस प्रकार में एक ही अक्ष से गुजारने पर, बॉडी के किसी एक ही अक्ष से गुजारने पर रेखा शरीर को दाएं और भागों में दो समान भाग में बांटती है। एक ही अक्ष से गुजारने पर दाएं और बाकी बाटों में समान भाग बांटती है। जैसे कोर्डेटा के अंतर्गत हम आते हैं होमो सेपियंस।
ठीक है। इस प्रकार सममिति के बारे में भी हमने पढ़ा। सममिति के बाद अपना अगला टॉपिक होता है वो मुख्य रूप से होता है द्विकोरिक या त्रिकोरिक संगठन। अब द्विकोरिक या त्रिकोरिक संगठन क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। द्विकोरिक या त्रिकोरिक संगठन क्या होता है? द्विकोरिक और त्रिकोरिक संगठन। अब ये होता क्या है मुख्य रूप से द्विकोरिक और त्रिकोरिक की। मान लो कि जिन प्राणियों की कोशिकाओं में दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्था होती है, यानी कि बाह्य एक्टोडर्म और आंतरिक एंडोडर्म। द्विकोरिक मतलब कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये बाह्य और ये आंतरिक। लेकिन त्रिकोरिक में क्या हुआ, इन दोनों के साथ में बीच में एक मेसोडर्म भी पाई जाती है, इसे बोलते हैं मध्य। तो जिन जीवों के अंदर ये दो ही बाह्य और आंतरिक में एक्टोडर्म और मेसोडर्म पाई जाती है उसे बोलते हैं द्विकोरिक, और जिसके अंदर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों प्रकार की पाई जाती है उसे बोलते हैं त्रिकोरिक। त्रिकोरिक एग्जांपल प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर रज्जुकी तक के जो प्राणी हैं उनके अंतर्गत आते हैं, और द्विकोरिक के एग्जांपल अपने सामने मिल जाएंगे सिलेंट्रेटा वगैरह के जीव। इसके साथ अपना अगला टॉपिक क्या होता है, देखिए बुक के अकॉर्डिंग बात करते हैं नॉर्मल से अपने एनसीईआरटी के। अगली होती है प्रगुहा। क्या होता है प्रगुहा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रगुहा क्या होता है? देखो प्रगुहा, प्रगुहा का मतलब होता है कि शरीर भित्ति व आहार नाल के बीच में गुहा का होना। शरीर की भित्ति और आहार नाल के बीच के अंदर जब गुहा होती है उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का आधार बोलते हैं। उसके बीच में जो खांच पाई जाती है, गुहा पाई जाती है, उसे बोलते हैं प्रगुहा कहते हैं। अब आपको पता है कि जिन प्राणियों के शरीर में अभी हमने बात की है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही है, मेसोडर्म बीच में है नहीं तो बीच के अंदर खांच बन जाएगी, जगह बन जाएगी। तो इस प्रकार का शरीर के जीवों वालों को बोलते हैं प्रगुहा या देह गुहा वाले युक्त जीव, जिसके अंदर एनालिडा, मोलस्का वगैरह जो आते हैं। और मुख्य रूप से जो जिनके अंदर मेसोडर्म होती है वो उनके अंदर कूट गुहे प्रकार का होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ प्राणियों में ये गुहा मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती, बल्कि मध्य में मेसोडर्म बाह्य त्वचा व त्वचा के बीच में एक थैली के रूप में पाई जाती है, उसे बोलते हैं कूट गुहा, जैसे एस्केल्मेंथीस। और जिन प्राणियों के शरीर में ये गुहा नहीं पाई जाती उसे बोलते हैं अगुहे, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर नहीं पाई जाती। और एक होता है देखो खंडी भवन। खंडी भवन क्या होता है देखिएगा, खंडी भवन मतलब सेगमेंटेशन की बात है। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य और आंतरिक दो श्रेणीबद्ध खंडों में विभक्त होता है। कैंचो आपने देखा होगा, तो जिनका शरीर बाह्य और आंतरिक दो खंडों के अंदर विभाजित रहता है, जिनमें कुछ एक में पुनरावृत्ति भी पाई जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम खंडीभवन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कैंचो के अंदर खंडीभवन पाया जाता है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है पृष्ठ रज्जु। देखिए ये नॉर्मल से टॉपिक है जो इनको हम ओरली बात करेंगे, चैप्टर स्टार्ट होगा प्राणियों के वर्गीकरण से, हमारे हर एक संघ के बारे में बात करेंगे। देखो पृष्ठ रज्जु क्या होता है कि एक सलाहकार रूपी जो नोटोकॉर्ड्स या मध्य त्वचा मेसोडर्म से उत्पन्न होती है, जो भ्रूण के परिवर्तन विकास के समय पृष्ठ सतह से बनती है। लेकिन पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी या कोऑर्डेट कहते हैं, लेकिन पृष्ठ रज्जु रहित प्राणी को अरज्जुकी या नॉन कोऑर्डेट कहा जाता है। यानी कि जो एक भ्रूण के परिवर्तन विकास के समय बनती है पृष्ठ सतह से, उसे क्या बोलते हैं? सलाहकार रूपी पृष्ठ रज्जु को पृष्ठ नोटोकॉर्ड कहा जाता है। ये नोटोकॉर्ड के आधार पर प्राणियों को दो भागों में बांटा गया है। एक प्रकार के प्राणी को बांटा गया है अरज्जुकी यानी कि नॉन कोऑर्डेट, और एक प्रकार के प्राणी जिसके अंदर ये प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं रज्जुकी कोऑर्डेट। तो प्राणियों का वर्गीकरण इसके आधार पर, यानी कि विभिन्न प्रकार के लक्षणों के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया गया। अलग अलग प्रकार के संघों के बारे में अभी बात करते हैं। अब मुख्य रूप से जो प्राणियों को मौलिक लक्षणों के आधार पर हम बांटते हैं उसकी एक टेबल बनाते हैं, जो एनिमेलिया के अंदर मुख्य रूप से किस किस प्रकार के प्राणी आते हैं। तो सबसे पहले एनिमेलिया की बात करेंगे तो एनिमेलिया के अंतर्गत बहुकोशिक आएंगे। एनिमेलिया बहुकोशिक प्रकार के प्राणी। एनिमेलिया बहुकोशिक प्राणियों को आगे दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से दो भाग? एक तो बांटते हैं कोशिकीय स्तर, कोशिकीय स्तर, और दूसरा मुख्य कौन सा होगा? वो बहुकोशिकीय, जिसे हम क्या बोलेंगे? उत्तक या अंग प्रकार का, या उत्तक अंग या अंग तंत्र प्रकार का। दो भागों में हम बहुकोशिक प्राणियों को बांटेंगे। अब आगे जो कोशिकीय स्तर में होगा वो तो क्या आएंगे? मुख्य रूप से कोशिकीय स्तर में अपना आएगा केवल एक ही, कौन सा? पोरीफेरा संघ। कौन सा संघ आएगा? पोरीफेरा। इसके बारे में अभी बात करेंगे। फिर उत्तक अंग तंत्र वाले को आगे दो भागों में बांटते हैं। एक तो आर्य सममिति वाले,
और एक हम बांटते हैं मुख्य रूप से द्विपार्श्व सममिति वाले, द्विपार्श्व सममिति वाले। अब उत्तक अंग तंत्र या उत्तक वाले को हमने दो भागों में बांटा है, एक अरीय और एक द्विपार्श्व सममिति में। अब अरीय की मैं बात करूं, अरीय के अंदर कौन कौन से संघ आते हैं, तो अरीय के अंदर निडेरिया, सिलेंट्रेट और टिनोफोर तीन आते हैं। कौन कौन से? निडेरिया, सिलेंट्रेट यानी कि सिलेंट्रेटा और टिनोफेरा, ये तीन प्रकार के संघ किसके अंदर आते हैं? अरीय सममिति के अंतर्गत आते हैं। अरीय सममिति इसके अंदर पाए जाते हैं। अब बाकी बच्चे द्विपार्श्व सममिति। अब द्विपार्श्व सममिति को हम आगे तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैसे? अगुह्य, एक तो अगुह्य, दूसरी देखो, पहली अगुह्य मतलब कि बिना गुहा वाले, दूसरी कूट गुह्य और तीसरी सत्य गुहा युक्त। दूसरी कूट गुह्य, तीसरी सत्य गुहा युक्त, तीसरी सत्य गुहा युक्त। ठीक है। अब आपको पता है अगुह्य मतलब बिना गुहा वाले, कूट गुह्य मतलब कूट गुहा वाले, सत्य गुहा युक्त यानी कि गुह्य वाले सत्य गुहा युक्त गुह्य, सत्य गुहा युक्त गुह्य। इन तीन कैटेगरीज को आगे बढ़ते हैं द्विपार्श्व सममिति को इन तीन कैटेगरीज के अंतर्गत। अब देखो अगुह्य के अंदर तो आपने को पता है प्लेटी हेल्मिंथीज आता है। कौन आता है? प्लेटी हेल्मिंथीज। प्लेटी हेल्मिंथीज संघ किसके अंतर्गत आता है? अगुह्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगुह्य कौन सा एकमात्र ऐसा संघ है? प्लेटी हेल्मिंथीज है। ठीक है। कूट गुह्य के अंतर्गत आता है एस के हेल्मिंथीज। कूट गुह्य के अंतर्गत क्या आता है? एस के हेल्मिंथीज। और तीसरा है सत्य गुह्य के अंदर बाकी जो बचे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एनेलिडा, दूसरा है आर्थ्रोपोडा, तीसरा है मोलस्का। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा। हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा ये मुख्य प्रकार के क्या आएंगे? इसके अंतर्गत आएंगे, क्योंकि हेमिकोडेटा को क्या बोलते हैं हम? अर्धरज्जुकी बोलते हैं, और कॉर्डेटा को हम क्या बोलते हैं? रज्जुकी बोलते हैं। अर्धरज्जुकी और रज्जुकी। तो ये संघ थे, ये सममिति थी। वापस रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखो एनिमेलिया यानी कि कोशिका के आधार पर दो, इसको शारीरिक संगठन के आधार पर दो, संगठन के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। चलिए ये संगठन कोशिकीय स्तर और उत्तक अंग तंत्र में दो भागों में बांटते हैं। फिर इसको हमने किस में बांटा है? सममिति के आधार पर। ये लो सममिति में, अरीय और द्विपार्श्व सममिति में। फिर इसको किस में बांटा है हमने? प्रगुहा के आधार पर। ये लो प्रगुहा, कौन सी? अगुह्य, कूट गुह्य और सत्य गुह्य। और फिर आगे चलकर हमने इसको किस में अंदर बांटा है? संघ के आधार पर, संघ के आधार पर। तो इस प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। कितने संघ देखिएगा? पोरिफेरा, निडेरिया, सिलेंट्रेट, टिनोफोर। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 तो अरज्जुकी के, हेमिकोडेटा और कोडेटा के अंदर बात करेंगे। तो मुख्य रूप से अपने को अरज्जुकी के भी अपने को संघ पता होना चाहिए। अरज्जुकी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं देखिएगा। यहाँ पर मैं कोष्टक के अंदर लिख देता हूँ अरज्जुकी के अंतर्गत आने वाले संघ। अरज्जुकी के अंदर आएंगे देखो पोरिफेरा, सिलेंट्रेट, टिनोफोरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा।
मोलस्का और इकाइनवर्टेब्रा, ये किसके अंतर्गत आएंगे? अरज्जुकी के अंतर्गत। फिर 20 में आता है हेमिकॉर्डाटा, हेमिकॉर्डाटा, और फिर आता है कॉर्डाटा, इसे बोलते हैं रज्जुकी। इन चीजों के बारे में हम किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत, इस पार्ट के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप चार्ट नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं आगे किस कौन से वर्ग संघ है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, हम जो एनिमेलिया किंगडम था उसका पहला संघ की बात करते हैं। पहला संघ कौन सा? देखो, अपने पहला संघ है संघ पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा। अब संघ पोरीफेरा की हम बात करेंगे, जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं, क्या क्या होता है। देखो, संघ पोरीफेरा का सामान्यतः इस संघ पोरीफेरा के जीवों को स्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है। अब बात करते हैं इसका शारीरिक संगठन की, तो ये मुख्य रूप से लवणीय तथा अलवणीय दोनों जल में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ज्यादातर ये लवणीय जल में ही पाए जाते हैं। लवणीय होते हैं, असममिति पाई जाती है इनके अंदर, असममिति पाई जाती है। शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। हमने बात की थी शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है संगठन इनका। और आगे और बात करें, जैसे कि पोरीफेरा की मैं बात करूं तो इनके शरीर के अंदर एक स्पंज गुहा पाई जाती है, जिसके अंदर से होकर क्या होता है कि वाटर रेगुलेट होता रहता है, यानी कि आर पार निकलता रहता है। स्पंज गुहा पाई जाती है जिसके अंदर वाटर प्रवेश करता है। उसके शरीर के अंदर एक ओपर्कुलम पाया जाता है, ओपर्कुलम के द्वारा वापस बाहर निकल जाता है, ओपर्कुलम द्वारा। ठीक है, और बात की जाए तो इसके अंदर श्वसन और अपशिष्ट पदार्थों के लिए और भोजन के लिए ओपर्कुलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, कुछ प्रकार के जो इसके एग्जाम्पल्स हैं उसका डायग्राम बनाते हैं। स्पंज जैसी इनकी संरचना दिखती है, तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं। देखो, क्योंकि इसका शारीरिक संगठन कैसा होता है? कोशिकीय स्तर का होता है। ये इसका साइकस इसका एग्जांपल है। और एग्जांपल बताता है, यूस्पोंजिला के एग्जांपल बनाता है। देखो डायग्राम, शारीरिक संगठन कैसा होता है? मुख्य रूप से कोशिकीय स्तर का होता है। ये किसका डायग्राम है? यूस्पोंजिला। और स्पॉन्जिला की बात की जाए तो स्पॉन्जिला का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में, ये भी अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इन प्राणियों के शरीर को स्पंज कहते हैं। ये हमने बात कर ली है। लवणीय स्तर में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से असममितीय होते हैं। ये आद्य बहुकोशिक प्राणी, क्योंकि इनकी कोशिकाएं स्तर का शरीर पाया जाता है, लेकिन ये क्या करते हैं? आद्य बहुकोशिक के रूप में आते हैं। शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का है। स्पंजों में जल का परिवहन और नाल तंत्र पाया जाता है, हमने बात की थी इसकी। इसके अंदर ऑस्टिया और स्पंज गुहा तथा ओपर्कुलम पाया जाता है, जिसके द्वारा बाहर निकलता है ऑस्टिया और ओपर्कुलम, जो जल परिवहन रास्ता भोजन के लिए काम करता है, उत्सर्जन के लिए। और अनेक प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें कंटिकाएं, स्पंजिक तंतु जैसे यूस्पोंजिला में कंटिका जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल अपने को याद रखना है। स्पॉन्जिला है जो स्वच्छ जल का प्राणी है, यूस्पोंजिला बाद स्पंज जिसे कहते हैं, और साइकन जो क्या कहलाता है? साइफा कहलाता है। ये छोटा सा टॉपिक है और छोटा सा संघ है, इसके एग्जांपल की बात कर ली है। यहाँ से जो भी आगे वाले पार्ट आए हैं जिसके अंदर हम कंटिन्यूसली जो नॉन कोऑर्डिनेटर के अंदर आने वाले संघ है उसके बारे में हम बात करेंगे, और एनसीईआरटी को बेस्ट लेकर ही चलेंगे। जो बुक क्या कहती है उसको रिलेटेड और उसके क्वेश्चन को भी साथ साथ क्या करेंगे? कंप्लीट करते जाएंगे, और कोई प्रॉब्लम रहेगी उसको सॉल्व भी यहीं पे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।